अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब पूरब पर आ गई है। पूरब मतलब पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश की विशुद्ध राजनीति का गढ़ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और कल सुबह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से अपनी विजय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब नेताओं का फोकस इस बार पश्चिम से थोड़ा कम पूरब पर ज़्यादा है। इसके कारण क्या हैं? इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आजमगढ़ में कल अमित शाह होंगे तो गोरखपुर में अखिलेश यादव होंगे? यानी एक दूसरे को टक्कर बड़ी करारी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों दिन प्रतिदिन बदल रही है और रोज एक नए समीकरण प्रस्तुत कर रही है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा राजनीतिक और विशुद्ध राजनीतिक है। आज हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इलाका, मैं मानता हूं ऐसा। 22-23 सालों से मैं पत्रकारिता में हूं और मैं खुद ये मानता हूं कि पूरब का यह इलाका, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल पंडित, बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक और बड़े से बड़े नेता पूर्वांचल को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यह ऐसा इलाका है जो विकास की दौड़ में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस में सर्वोच्च है। यहां के कड़कड़ में राजनीति है। हर गली मोहल्ले में नेता है, हर चौराहे पर नेता है, हर चाय की दुकान पर नेता है, घर घर नेता, गली गली नेता, हर जगह नेता। यह नेताओं का गढ़ है, कार्यकर्ताओं का नहीं। यहां आपको हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी मिलेगा। बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है ये। बहुत अरसे के बाद पूर्वांचल के पास अपने क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। लंबे समय तक पश्चिम का मुख्यमंत्री के पद पर दबदबा रहा है, लेकिन पूरब के पास भी अब मुख्यमंत्री का पद है। पूरब की राजनीति में एक और दिलचस्प बात है, जिसको देता है उसके को संपूर्ण देता है और जिसको छीनता है उसको भिखारी तो नहीं बनाता, लेकिन यह कि इतना कम देता है कि वो उसके मायने खत्म हो जाते हैं। एक तरफा वोटिंग का इलाका है ये, और सामान्य तौर पर सत्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जाने वाला इलाका, क्रांति की भूमि। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरबीय अपनी खुद की विचारधारा रखते हैं और वो बहुत इंटैक्ट है। वो जहां भी हैं इकट्ठे हैं। अमेरिका में, न्यू जर्सी में भी आपको मिलेंगे, नोएडा में भी मिलेंगे, मुंबई में भी मिलेंगे। ये पूरबियों की खासियत है। वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और विशुद्ध राजनीतिक लोग हैं। आप इनसे मिलेंगे तो ये आपको डिप्रेशन में भेज सकते हैं, इतनी जानकारी आपको पॉलिटिकली दे देंगे। बड़े बड़े नेता अवसाद में चले जाते हैं जब इनसे मिलते हैं, तो इनके पास वो फार्मूले हैं। ये गढ़ है पूर्वांचल का। टिपिकल जो पूर्वांचल है वो वाराणसी से गोरखपुर का क्षेत्र है, ये टिपिकल है। बाकी एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ 71 सीटें हैं इस टिपिकल पार्ट में, और उनमें से 55 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी विपक्ष के पास है। ये किला जिसका मजबूत रहा है, वो राजनीति में उसने चमत्कार किए हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से आते हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी, हमारी काशी से आते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए तो पूर्वांचल ही उनका ओरिजिन पॉइंट एक तरह से है। समाजवादी पार्टी की ताकत या तो मध्य क्षेत्र से मिलती है या फिर पूर्वांचल से मिलती है। यह समाजवादी पार्टी की यूएसपी का इलाका है। कभी इस पर बीएसपी का बड़ा कब्जा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ गंगा और यमुना में बहुत पानी बहा, गोमती में बहुत पानी बह चुका है, सरयू में पानी बहुत बह चुका है। इस तरह कई राजनीतिक दलों की कहानी भी पानी में बह चुकी है। इसलिए पूर्वांचल बेहद आवश्यक है बहनों भाइयों, क्योंकि पूर्वांचल ऐसा इलाका है जो माहौल बनाता है। तो इस वक्त पूर्वांचल का माहौल क्या है? पूर्वांचल की एग्जैक्ट डिमांड क्या है? पूर्वांचल चाहता क्या है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना देने भर से पूर्वांचल के लोगों के वोट लिए जा सकते हैं? पूर्वांचल का समीकरण क्या कहता है?
रोजगार के फ्रंट पर, एजुकेशन के फ्रंट पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्रंट पे, काम धंधा रोजगार के फ्रंट पे, बिजली शिक्षा स्वास्थ्य के फ्रंट पे, या फिर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पुल और सड़कें आती हैं। पूर्वांचल इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाला और किसको वोट करने वाला है, सबकी चिंता यही है। और आने वाले दिनों में देखिएगा प्रियंका गांधी और मायावती भी आपको पूर्वांचल में नजर आएंगे। कल अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर लेकर जा रहे हैं और उसके बाद तत्काल बाद आजमगढ़ से गाजीपुर जा रहे हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम भूलकर लड़ाई पूरब पे लड़ी जा रही है। पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नेता लोग चुनाव की शुरुआत पश्चिम से करते थे, पर ऐसा क्या है कि इस बार सब चुनाव की शुरुआत पूर्वांचल से कर रहे हैं? कुछ तो बात है। क्या इस बार पहले फेज का चुनाव पूर्वांचल में होगा? इस पर आप लोग भी विचार करिएगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कुछ उल्टा काम होगा। मतलब पहले पश्चिम से, जो हमारे यहाँ बेहट से, सहारनपुर से चुनाव शुरू होता है पहले फेज का, इस बार की तैयारी जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार का चुनाव पूर्वांचल से तो नहीं लड़ा जाएगा, शायद हाँ और ना भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी देखकर जैसी हवा आ रही है, हम लोग तो हवा को समझने वाले लोग हैं, तो ऐसी हवा बन रही है कि जिससे लग रहा है कि चुनाव तो पूरब से ही होगा। और पूरब में मामला इस वक्त फंसा हुआ है। किसकी हवा है किसकी नहीं, ये सबको दिख रहा है और हर कोई अभी हवा का मिजाज पकड़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। इसीलिए कोई यात्रा लेकर निकला है और कोई समीक्षा बैठक कर रहा है। कुछ बयान सुनिए आप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। देश की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और वो लोकतंत्र बचाने की है। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ी होगी और दूसरे प्रदेशों में जब जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां के लोग मतदान करेंगे। अच्छा लगता है सुनकर कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जेट उतारने का काम किया था। अच्छा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे राफेल उतरे, लेकिन वो गड्ढे भी याद रहने चाहिए जो बरसात में दिखाई पड़े थे। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं, मनोज राय धूपचंडी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अरुण राजभर राष्ट्रीय महासचिव हैं एसबीएसपी के, असीम वकार जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, एएमआईएम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत मनोज राय धूपचंडी से करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और काशी यानी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद कि काशी से आप हमारे साथ जुड़े मनोज जी। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आला दिग्गज नेता सब वहां मौजूद हैं। मंथन बहुत बड़ा चल रहा है और कल वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आपकी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी पूरे दलबल के साथ काशी और आजमगढ़ पहुंच चुकी है। देखिए ब्रिजेश जी, अब समय बहुत आगे निकल गया है और जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की कार्यकाल रहा सरकार का, उस कार्यकाल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज जो अमित शाह जी यहाँ आए हुए हैं और वो मीटिंग ले रहे हैं, वो टीएफसी में ले रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जो मोदी जी ने ये कह के बनवाया था कि जो बुनकर हैं, जो आसपास के दस्तकार हैं, जो बनारसी साड़ी है, उसके लिए ये केंद्र बन रहा है और उसका बहुत प्रचार और प्रसार किया था। लेकिन टीएफसी जो सरकारी पैसे से बना हुआ है, वहां अब ये क्या करते हैं कि यहाँ आरएसएस की शाखा लगती है, आरएसएस के लोग अपने संगठन की मीटिंग करते हैं। उसके अलावा कभी इनके किसी संगठन के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक होती है और आज ये समीक्षा बैठक करने आए हैं। तो ये इतने परेशान और हैरान इसलिए हैं ब्रजेश जी कि इनको पता है कि पूर्वांचल से ये साफ है। ये चाहे जितना भी मेहनत कर ले,
मैं ये विकास क्लेम के आप नाम कैसे पर कर चाहे सकते हो जितना कि ढिढोरा पूर्वांचल पीट से ले, ये साफ हैं? चाहे आपको आंकड़े पता है 2017 के, इधर की 71 सीटों में 55 बीजेपी के पास हैं, इंक्लूडिंग एसबीएसपी जब उनके साथ हुआ करती थी तब। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं ना कि जो सीट वो जीते हैं उसकी मार्जिन वोटों का प्रतिशत देख लीजिए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार वोट पाए हैं उसको देख लीजिए जी। जो नाराजगी है, इनके विधायक और सांसद घुस नहीं पा रहे हैं गांव में, इतने बुरे तरीके से विरोध हो रहा है कि ये रोज मुकदमे कायम करा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और आम लोगों के ऊपर। जो होना चाहिए, विकास का जो पैमाना ये दिखाते हैं वो इन्होंने किया नहीं है, इसलिए ये मंथन पे मंथन कर रहे हैं। चाहे आज गृह मंत्री आवे, चाहे प्रधानमंत्री जी आवे। पर मुझे बताइए की सभा में ही लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री पूर्वांचल से, प्रधानमंत्री पूर्वांचल से, तमाम महत्वपूर्ण मंत्री पूर्वांचल से, 71 में 55 सीटें इनके पास, आपका क्लेम कहां से बनता है? हमारा क्लेम इसलिए बनता है ब्रजेश जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कोई मुख्यमंत्री क्या रात को निरीक्षण करता है विकास कार्यों का? हमारे मुख्यमंत्री जी जो अभी उत्तर प्रदेश के हैं वो रात में निरीक्षण करते हैं विकास कार्यों का। और बनारस में कोई एक सड़क ऐसी नहीं होगी जो शुद्ध हो, मतलब जिसपे गड्ढे ना हो, कोई ऐसी गली और मोहल्ला नहीं होगा जहां कूड़े का अंबार ना हो। भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आखिर कोई वोट इनको क्यों दे? ऑलराइट, मैं धर्मवीर चौधरी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, आप देख रहे होंगे कि कभी पूर्वांचल का ये इलाका, यहाँ मायावती जी की तूती बोलती थी, बहुजन समाज पार्टी एक की ऊर्जा का केंद्र हुआ करता था ये इलाका। आज स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं, गंगा जी में पानी कितना बह चुका है कि आज पूरब के इस इलाके में आपकी प्रेजेंस लगभग नगण्य है। मैं कारण जान सकता हूं कि पूरब को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं या पूरब ने आपको इग्नोर कर दिया? नहीं 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 ब्रजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं कि पूरे प्रदेश में 2017 में जब इनकी ये बताते हैं कि आंधी चल रही थी बीजेपी की, तब हम करीब 100 सीटें 200, 500, 600, 700 वोटों से हारे थे, जिसमें पूर्वांचल की 55 सीटें शामिल हैं। 55 सीटों पर हमारे प्रत्याशी नंबर 2 पे रहे थे, और पूरे प्रदेश में करीब ऐसी 100 सीटें थीं जिस पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे। ये पूर्वांचल बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, गढ़ था और गढ़ रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्वयं अंबेडकर नगर से चुनी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा गढ़ टूट गया है। ये तो जो लोग जिनके गढ़ टूट गए हैं, जिनकी हवा खराब है, अभी आपने कहा किसकी हवा, तो जिनकी हवा टाइट है वो भागे घूम रहे हैं। हमने तो 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करके, लखनऊ दिल्ली में बैठ के आपकी कौन सी हवा बनेगी? लखनऊ में 9 तारीख पूर्वांचल के दौरे पे कब निकलेंगी? ये घोषित कर दिया कि जनता पूरे प्रदेश की हमारे साथ है। क्या आप कह रहे हैं बताइए? मैं ये कह रहा हूं कि क्या लखनऊ दिल्ली में रह के बहन जी पूरा पूर्वांचल को हैंडल कर पाएंगी? वो पूरब के दौरे पे क्यों नहीं निकल रही हैं? नहीं ब्रजेश जी, हमारी पार्टी के संगठन का काम लगातार कैडर कैंपों के माध्यम से, लगातार हमारे जो सेक्टर के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगातार क्षेत्र में बना हुआ है, चाहे वो गाजीपुर हो और चाहे वो गाजियाबाद हो। इनकी बीजेपी वालों आपको की पता है कि टाइट है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सब प्रभारी, दोनों डिप्टी सीएम, पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त काशी में डेरा डाले हुए। कल ये सब आजमगढ़ जाएंगे। अखिलेश यादव जी जा रहे हैं कल गोरखपुर। नहीं मुझे मैं आप कहाँ हो, मैं ये पूछ रहा हूँ जी। मैं बता देता हूं, पूर्वांचल का जो माफिया बीजेपी ने पाल रखा है, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो चुलबुल सिंह हो, और चाहे वो जो है सोनू सिंह हो, मोनू सिंह हो, अजय सिंह सिपाही हो, और चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ये जो माफिया पाल रखे ना बीजेपी ने, ये इनके दम पे कूद रहे हैं, इनके दम पे जा रहे हैं। क्योंकि पश्चिम में तो ये
किसान जो जाट के रूप में बैठे तो आप हुए हैं, ये इन लट लेके तथाकथित बैठे हैं, माफियाओं ये का क्या घुस कर नहीं पा रहे लोगे? हैं पश्चिम में। नहीं तो आप इन माफियाओं का क्या करोगे? नहीं, तथाकथित माफियाओं को हमने तो अपनी पार्टी से ये घोषणा आदरणीय बहन जी ने कर दी कि हम किसी माफिया को टिकट नहीं देंगे, और जनता इनकी मान हवा टाइट लीजिए करेगी। एक काल्पनिक जनता सवाल, सब देख रही है ब्रिजेश मान जी। लीजिए एक काल्पनिक आज- सवाल, एक काल्पनिक आज- सवाल, अगर बहन जी की सरकार बन गई तो जिन माफियाओं का आप नाम बता रहे हो क्या करोगे इनका? जेल में जाएंगे सब, ये राजा भैया की तरह चक्की पीसेंगे ये। मैं आपको खुली बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, माफिया की जगह जेल में होगी। 1.5 लाख माफिया मार गिराए थे बहन जी ने प्रशासन में, और अनेकों माफिया लाखों प्रदेश छोड़ के चले गए थे। मैं जिनके नाम ले रहा हूं आप नोट कर लीजिए। राजा भैया का हशर, अतीक अहमद का हशर आपने देखा था। ये सब जेल की चक्की पीसेंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे ये जितने माफिया हैं जी। कानून से बड़ा इस देश में कोई माफिया नहीं है। ऑल राइट, विकास कानून सबसे श्रीवास्तव बड़ा मेरे है। साथ मौजूद है। थैंक यू धर्मवीर जी, कृपया। विकास जी यूपीसीसी के स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया विकास जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल का ये जो टिपिकल इलाका है, विशेष तौर पर ये वाराणसी से गोरखपुर का ये इलाका, यहाँ पर कांग्रेस की सक्रियता मुझे देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आप देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने वहाँ युद्ध लड़ रहे हैं। आप भी इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर किए जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, रचनात्मक और सृजनात्मक पत्रकारिता के लिए आपको जाना जाता है, और हम आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहे हैं, और मुझे आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लगा, और हम आपके उज्जवल भविष्य और आपकी इसी तरह पत्रकारिता के आवाम को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय प्रियंका जी ने आपके इस डिबेट के विषय को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। पहला हम लोगों ने ध्यान आकर्षण का केंद्र था मुख्य प्रधानमंत्री जी की काशी नगरी, और दूसरा पब्लिक कॉल हमारी हुई है योगी जी के गढ़ में। और मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ख़ास तौर से पूर्वांचल की राजनीति में 3 दशकों में इससे बड़ी विशाल रैली हमने गोरखपुर में नहीं देखी। ये आपके डिबेट का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पूर्वांचल और पूर्विया को जानबूझ के इग्नोर किया गया। जैसा कि बसपा के प्रवक्ता जी ने बोला कि माफियाओं का कब्जा और उनके दम पर सरकार और सत्ता प्राप्त करना, एक जिसको शब्द एक बोलते हैं पूर्वांचल में भौकाल, हम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में धर्म और जाति के नाम पर सरकारों ने विकास की योजनाओं को अपने अपने चश्मे से देखा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। कृषि के बाद पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा उद्योग का जो क्षेत्र है, तो क्या पूर्वांचल कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है? जी 100% बिना पूर्वांचल के तो उत्तर प्रदेश का विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर कृषि के बाद तो बन अगर गया, इसको विकास नहीं मानते हो? जी सर, एक्सप्रेसवे बन गया, इसको विकास नहीं मानते मैं हो? अपनी एक लाइन पूरी करके ब्रजेश जी आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। कृषि हमारा प्रमुख व्यवसाय है पूर्वांचल का। उसके बाद अगर सबसे प्रमुख अगर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में रोल है तो वो है हथकरघा उद्योग धंधों का जी। और धर्म और जाति के चश्मे से देखने के का मेरा कहने का मतलब ये था कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने बुनकर व्यवसाय को, सूत कताई वाला जो काम होता है, इसको पूरी तरह चौपट कर दिया। कंक्लूड करें प्लीज। और गैर कांग्रेसी सरकारों ने जब चीनी मिले जी। और इन कताई मिलों को बंद किया, कृषि आधारित व्यवसाय चौपट हुए, तो पूर्वांचल का जो असली विकास था, जो गांव में था, जो हमारे दिल दिमाग और हमारे स्वाभिमान सम्मान की सीधी लड़ाई जो आम पूर्विया लड़ता था, वो लड़ने में पिछड़ गया। अरुण राजभर को मैं आमंत्रित करता हूं। अरुण राजभर एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण जी, मैं देख रहा हूं कि जब से होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पूरी बीजेपी काशी और आजमगढ़ के दौरे पे निकली है, आप लोगों की हवा टाइट है और चेहरे उतरे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं, मैं तो उकसा नहीं रहा हूं, मैंने ऐसा फील किया इसलिए बोला। मऊ में महापंचायत जब मऊ में किया तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और बौखला करके अनाप शनाप बयान देने लगे। बयान भी बहुत ऐसे दिए जो अपमानजनक बयान। कभी पिछड़ों को ये लोग भैंसा बता देते हैं, कभी दलितों को सांप छछूंदर बता देते हैं, और कभी कहते हैं कि यह सब बेकार आदमी है। जबकि माननीय अमित शाह जी ने खुद कहा था कि ये गरीब
ऐसे लोग हैं कि ये नीचों से भी बदतर स्थिति में रहते हैं। इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, तो पैसे पर दारू पर वोट दे देंगे। हालात क्या है कि बौखलाहट साफ झलकी कि जो पश्चिम से राजनीति शुरू करते थे, पश्चिम में किसान ने डंडा उठाया और दौड़ाना शुरू किया। अभी आगरा में आपने देखा, माननीय ब्रजेश पाठक इनके मंत्री गए आगरा में ब्राह्मण सम्मेलन करने, ब्राह्मण डंडा उठा लिए, भगाना शुरू कर दिए। पूर्वांचल से हमने डंडा उठाया, अब वहां से इनको भगाना शुरू। ये बेचारे परेशान है, जाए तो जाए कहां। सवाल इस बात का है कि पूर्वांचल की जनता ने जिस उम्मीद के साथ 2017 में समर्थन दिया था, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लिए क्या किया है। आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेस की हवा बना रहे हैं, ये बनाया किसने, प्रस्ताव दिया किसने और तैयारी किसने कराई? हवा ये तो फीता काटने वाले लोग हैं, नाम बदलने वाले लोग हैं, रंग का पहचान बताने वाले लोग हैं। काम तो इनको करना कुछ नहीं है। पूर्वांचल में इन्होंने किया है। आज भी बुनकरों की इतनी बड़ी समस्या पूर्वांचल में है कि लाखों की संख्या में बुनकर अपने रोजगार से वंचित हो गए। पिछड़े, दलित, आज बीजेपी आपको इतनी बुरी पार्टी लग रही है, लेकिन इसी बीजेपी के गोद में बैठ के आपने 2017 का चुनाव लड़ा, आपके पिताजी मिनिस्टर रहे, आज बीजेपी में 1000 कमी बता रहे हो। बीजेपी ने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार बनाएंगे। हमको लगा कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन 20 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा दिए। थाने से, तहसील से, ब्लॉक से मुख्यालय तक इन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ाया कि गरीब अपना कोई काम बिना पैसे में करा ही नहीं सकता। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को 70 लाख रोजगार देंगे। बता दें पूर्वांचल के नौजवानों को रोजगार कितना दिया है। इन्होंने कहा था, एक आपको याद होगा, आपको कोई चिंता है इसकी? देखिए, पूर्वांचल में बीजेपी लाख कोशिश कर ले, न गाजीपुर जीतेगी, न मऊ जीतेगी, न बलिया जीतेगी, न आजमगढ़ जीतेगी, न जौनपुर जीतेगी, न बनारस जीतेगी, जहां माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं बनारस की बात कर रहा हूं। बनारस में भी 6 सीटें हैं, 8 सीटों में 6 सीटें ऐसी हैं जहां 3-4 जिलों की पार्टी, आप तो दावा ऐसा कर रहे हो कि पूरा पूर्वांचल आप अपनी पॉकेट में रखते हो। ऐसा भी बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। हमारे दम पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। ये भ्रम निकाल दीजिए। पूर्वांचल में 12 से 22% वोट अब माननीय अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए एक मुश्त खड़ा हो गया है। 43% अति पिछड़ा और सारे वर्ग के लोग, यही नहीं कि खाली एक बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग। थैंक यू अरुण, अरुण शुक्रिया आपका। धर्मवीर जी प्लीज नो, धर्मवीर जी प्लीज, पहले राउंड कोई इंटरप्शन नहीं। थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अरुण जी। थैंक यू, थैंक यू। गुस्से से भरे हुए और काफी गंभीर और लगता है गले तक गुस्से से भरे हुए असीम वकार मुझे विंडो में दिख रहे हैं। एएमआईएम के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार भाई कुछ नाराज लग रहे हैं, सब ठीक तो है? ऑल वेल? ये क्यों ओवैसी साहब घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन रिस्पांस तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपको गले लगाने को तैयार नहीं। ओम प्रकाश राजभर आपको बियाबान जंगल में अकेले छोड़कर निकल गए, अब आप भटक रहे हो। यूपी में चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है या वापस अभी तेलंगाना जाने का विचार है? सर, चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और जैसे बाकी लोग भटक रहे हैं वैसे ही हम लोग भटक रहे हैं। भटक रहे हो ना? पक्का देखा, ये बात स्टैब्लिश हो गई कि ये भटक रहे हैं। सर, सभी भटक रहे हैं। अभी तो कौन चुनाव में है? अभी तो जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि हमें किसी से तकलीफ नहीं है, तो किसी को हमसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब अपनी अपनी रैलीज कर रहे हैं, हम भी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, असद साहब भी कर रहे हैं, और चुनाव में मालूम पड़ेगा कि किसकी कितनी ताकत। पर असद साहब को कोई पूछ तो नहीं रहा है यूपी में, उनकी रैलियों में मुझे कुछ खास रिस्पांस तो नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, क्यों कैमरा बंद कर दिया वकार भाई? हेलो, होल्ड पर रख। वकार भाई क्या हो गया, गुस्सा हो गए? ओह, कैमरा बंद कर दिया, इतने गुस्सा। ठीक है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किस बात का, ये अमित पुरी जी जहाँ रहेंगे झंझट कराएंगे कुछ न कुछ। ओके अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए, आखिर पूर्वांचल को लेकर आपके मन में किस प्रकार का भय है कि मैं देख रहा हूँ बीजेपी की पूरी लीडरशिप काशी और आजमगढ़ पे जाके बैठ गई, बात क्या है, चिंता किस बात की है? हमारे लिए ब्रिजेश जी पूरा उत्तर प्रदेश 403 लोकसभा का एक समान है, और किसी भी लोकतांत्रिक दल को मैं उन शब्दावली को नहीं बोरो कर सकता जो बाकी के दलों ने की।
सबको अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का हक है और हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जन समर्थन के लिए जा रहे हैं। अभी अरुण को मैं सुन रहा था, मैं उन्हीं से, चूंकि लास्ट वकार होते तो वकार से शुरू करता। बचपन का प्यार है, भूल कैसे पाओगे, घूम कर तो अरुण के पास ही आओगे। आ रहे हैं। तो ज्योतिष और नजूमी भी आज फेल हो गए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई सीट जीत नहीं रही है, यह भविष्यवाणी हो गई। लोकसभा के चुनाव में भी ये साथ नहीं थे, लेकिन हम लोकसभा के चुनाव के अंदर सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद जीते। और इतनी सारी हमें कमियां थी, यही अरुण बता रहे थे आपके कार्यक्रम में, मैं किसी और चैनल को नहीं कोट कर रहा, कि मालिकों से बात कर रहे हैं, दरवाजे खोल दिए हैं इनके पिताजी ने। अरे भाई इतनी कमियां थी तो किसके मालिक से कौन सी बात कर रहे थे भाई? थाने बिक रहे थे, तहसील बिक रही थी, भ्रष्टाचार था, गली नापदान नहीं बचे थे, तो कौन से मालिक से बात करने गए थे और क्या करने गए थे भैया? आप ही के चैनल पे इन्होंने ही कहा था। अभी मैं सुन रहा था, सपा के प्रवक्ता का तो जवाब नहीं दे पाए हो, बेचारे अरुण राजभर के पीछे पड़ गए हो आप। आ रहे। बसपा के लोग कह रहे थे कि भाई इतने लोग जेल चले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि पूरे पूर्वांचल के सारे मनबड़ लोगों को बहन जी ने जेल भेज दिया हो। अखिलेश जी को भी जेल भेज रही थी, नई जेल भी बना दी गोसाईगंज के पास। अरुण जी प्लीज, नो, गोसाईगंज के पास नई जेल भी बना दी, लेकिन जेल बनती रही। अखिलेश जी जेल नहीं गए। मैं नहीं चाहता था जेल जाए, ये बसपा की घोषणा थी कि जेल जाएंगे। आपकी बहुत ख्वाहिश है कि अखिलेश जी को जेल भेजना? उनकी चीनों मिलों पे वो नहीं बोलते, उनके स्मारकों पे वो नहीं बोलते। अखिलेश जी आए थे इसी ऐलान के साथ, ये कर दूंगा इन स्मारकों का, एक का कुछ ना कर पाए। अरे ये केवल गाल बजाने वाले लोग। प्लीज नो, धर्मवीर जी नहीं, कांग्रेस के मित्र धर्मवीर जी बता नहीं, रहे पहले थे, राउंड में नहीं, वो पहले राउंड में नहीं, कांग्रेस के मित्र बता रहे नो, थे, पहले राउंड में धर्मवीर जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोले। वो जो कांग्रेस के मित्र बता रहे थे, वो तो हर चुनाव के पहले बताते थे, पहले 27 साल बेहाल बताते थे, अब 32 साल बेहाल बताएंगे और फिर ताज के झूमर के नीचे निहाल हो जाएंगे। गहमर कमेटी की रिपोर्ट जवाहरलाल जी लाए थे, लागू की नरेंद्र मोदी ने। इतने साल से पूर्वांचल का इतना प्रेम था कि जवाहरलाल जी से लाई हुई गहमर कमेटी की रिपोर्ट धूल खाती रही कांग्रेस के कई प्रधानमंत्रियों के राज में। और समाजवादी पार्टी को हम क्या कहें, वो इनको आपत्ति इस बात पे है, सेंटर बन गए, एक्सप्रेसवे बन गया, सब बन गया, मुख्यमंत्री रात में दौरा क्यों करते हैं? अरे भाई एनडी तिवारी साहब कब दौरा करते थे सब जानते हैं, महानगर के एरिया में रहते थे और रात में सड़कों का विकास देखने। मेरे प्रतिपक्ष के दल के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी के किए हुए काम को इतनी निंदात्मक तरीके से कहना, यह लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। तो विकास के, ये तो दूसरी चीज है कि रात हो या दिन, मुख्यमंत्री की चिंता उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए है जी, और वो काम कर रहे हैं। अब एक्सप्रेसवे, कोई कहेगा हमने सोचा था, वो जो कुशीनगर का एयरपोर्ट था वो बता रहे हैं बहन जी ने कर दिया। मैं तो कई डिबेट में आपके साथ रहा हूं। लोकतंत्र काम करने के लिए हो गया कि हमारे असीम भाई जो है वो कैमरा बंद करके चले गए और अभी मुझे बताया गया कि असीम वकार फोन नहीं उठा रहे हैं। वो हो सकता है कुछ बहुत कांड हो गया, अरुण से कुछ तनातनी होगी। नहीं, ये सब धर्मवीर चौधरी का किया जा रहा है, के दरवाजे पीछे इनके चक्कर में हमारे गेस्ट खराब हो जाए, चले जा रहे हैं। जी ब्रजेश जी, ऑल राइट, बीरेन जी आ गए हैं इस डिबेट में। एक सेकंड रुकिएगा, बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये बताइए असीम वकार को क्या हो गया, कैमरा बंद करके फोन काट दिए? मैंने तो कोई ऐसी बात पूछी नहीं थी। देखिए, असीम वकार का फोन भी कट गया, उनका तार भी कट गया और जमीन से उनका संपर्क भी कट गया। अब उनकी पार्टी के पास जब सारे नेता पूर्वांचल में घूम रहे हैं तो वो ओवैसी साहब का सुना गया कि कहीं पश्चिम में उनका कार्यक्रम चल रहा है और वो जिन्ना पर ही अभी फंसे हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज मैं बात सुन रहा था पुरी साहब की, एक बात बड़ी मुझे महसूस हुई कि गुलजार साहब ने लिखा है कि मज़ा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, और इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ तो उसका क्या होगा। इनको दर्द कोई और है, पहली मोहब्बत के खोने का दर्द है। बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी, ये उसके सामने अभी एक बड़ा सवाल है।
अब आप जानते होंगे कौन है, किससे मोहब्बत थी। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता आजकल पूरब में ज़्यादा जोर मार रहे हैं क्योंकि पश्चिम में किसी और का जोर चल रहा है, वहाँ पर जोर मारने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। तो बीजेपी के सामने अब पूर्वांचल में लगातार माहौल बनाए रखने का एक अवसर है। ये जरूर है कि इसी बहाने जब नेता आते हैं तो कुछ नई सौगात भी लाते हैं। एक हवाई पट्टी पर समाजवादी पार्टी ने राफेल उतारा, अरे माफ करिएगा, राफेल तो आए नहीं था तब, मेराज उतारा। अब एक हवाई पट्टी पर योगी सरकार उतारेगी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो भाई देश में युद्ध की संभावना नहीं है लेकिन तैयारी पूरी है। ये चुनावी युद्ध है, जहाज दिखाकर लड़ना बयान से है। देखिए कुल मिलाकर यह है कि अमित शाह का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह कोई मामूली नेता नहीं है, वो देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। 3 दिन वो यूपी में रहेंगे, कल वो आजमगढ़ जा रहे हैं, फिर वो बस्ती में भी रहेंगे और एक जिला है वहाँ भी वो रहेंगे बनारस में। तो क्या कोई ऐसे 3 दिन वो टहलेंगे कि कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो जाएगी, कोई चौंकाने वाली चीज़ सामने आ सकती है? क्योंकि उनके बिना बीजेपी की सरकार फिर से बनवाना कोई आसान काम नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक ओर तो बनारस से लेके बस्ती तक माहौल है भगवा, और दूसरी ओर अखिलेश यादव का रथ चलेगा गोरखपुर से कुशीनगर तक। ये अखिलेश यादव ने गोरखपुर से ही क्यों चुना कि वहां से शुरू करते हैं, और टाइमिंग भी ऐसी रखी है कि अमित शाह उधर आजमगढ़ होंगे, इधर ये गोरखपुर होंगे? देखिए पूरब की लड़ाई में अखिलेश यादव इस समय कागजी तौर पर गठबंधन के तौर पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि उनके साथ चौहान की पार्टी, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये दोनों एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। तो ये जो उनके लिए संभावनाएं हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री का गृह जिला है, हालांकि कोई आ जा सकता है, कोई रोक तो है नहीं। अब गोरखपुर के बाद बिहार लग जाता है, तो बिहार तो जाना नहीं है, तो प्रचार गोरखपुर से, देवरिया से, कुशीनगर से करना है। उसके बाद फिर वो गाजीपुर भी जाएंगे, तब तक ये लोग भी वहीं रहेंगे। तो अब तो एक दूसरे को रोज हो सकता है कि एक हवाई पट्टी पिन के दोनों लोगों को जहाज उतरे और दुआ सलाम भी हो जाए। उधर से वो चंदन टीका लगाएं, इधर से लाल टोपी दिखाएं। तो ये तो माहौल अब पूर्वांचल में बन ही गया है। पर आप ये देख रहे हैं कि इस बार पश्चिम से नहीं पूर्वांचल से ज्यादा तैयारी है, कारण आप भी वही मानते हैं कि चुनाव इधर से होने की संभावना? मैं एक दूसरी संभावना मानता हूं कि जोर वहां पश्चिम में कोई और मार रहा है और इसलिए नेता पूरब की ओर चले आए हैं। देखिए बैल सींग न मार दे, उससे पहले है कि उसके लिए कुछ हरे चारे का इंतजाम करो, उसको पहले कुछ शोर कर लेने दो। तो पश्चिम का जो समीकरण है अभी वो बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए पूरब में माहौल बनाए रखो। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पूर्वांचल की ओर रुकी हैं। भाई मिर्जापुर मंडल, बनारस मंडल, प्रयाग मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, ये जो इलाका है ये महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की धरती, बागी बलिया की धरती, माटी के लाल किसानों की धरती, तमाम सारे लोग हर तरह के यहाँ पर रहे हैं। आपको याद होगा कि जौनपुर से, आजमगढ़ से लोग निकलकर मुंबई से लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में गए हैं, नाम कमाया है उन्होंने। पर आपने अरुण राजभर की बात सुनी? ये तो ऐसे कहते हैं जैसे मुख्यमंत्री बनाने का सारा ठेका इन्हीं के पास हो और यही दस्तखत से मुख्यमंत्री बनाते हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें भाई देखिए, राजभर की वजह से बीजेपी समीकरण गड़बड़ाया है। राजभर की भरपाई बीजेपी कैसे करेगी, उसे किसी करिश्मे का इंतजार है। अरे इनके पास बीजेपी के पास अनिल राजभर जैसे ताकतवर मंत्री हैं, इन्हीं के समाज के। भाई देखिए, कहा गया है, एक पहले गाना आया था कि चलो भाग चली पूरब की ओर,
और प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के चोर। तो ये अब वही है कि अपने गांव में कहा जाता है कि राजा पिए गांजा, तमाकू खाए चोर और सुरती खाए चूतिया, थूके चारों ओर। तो सियासत में जो राजा है उसका शौक निराला है, वो कब किस पर हाथ रख दे, किसको आगे बढ़ा दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की कमी को पूरी नहीं की जा सकती। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दर्द दिया है, बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी अब ये देखना है। अब आप ये जानते हो कि इनका झगड़ा बहुत कर्रा वाला हो चुका है, ये पाए तो जहर पिला दे। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से बहुत नाराज है, मनाने भी नहीं माने। तो अब तो अरे क्यों ऐसी बात करना कि कोई किसको जहर पिलाए। अब ये मानेंगे भी तो फिर अपने लिए जिगड्ढा खोद लेंगे, ये जाए तो कहाँ। यूपी आप की जैसे दो सियासत चार सलाहकार हो बीरेन जी की सीखे, झगड़ा होना तय है। नहीं, अब तो देखिए क्लियर है, दो फाड़ है। ये जरूर है कि भाई इन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी जी, और सरकार में शामिल रहे, अब नहीं पटा मन। बहुत जगह पे जब बहू घर में आती है शादी होके बहुत स्वागत सत्कार होता है, मन नहीं पटा या सौदा नहीं पटा। अब जो कह लीजिए, सौदा, राजनीति भी सौदा है। अच्छा, जो बहू घर में खूब दान दहेज लेके आती है 4-6 महीना साल भर, उसका बहुत सम्मान होता है, भाई जिता के लाए थे। और 4-6 महीना बाद खटकने लगती है, सास ससुर के प्रति वो भी जहर बोलने लगती है, बाद में अलगाव हो जाता है, लड़का अलग होकर रहने लगता है, अपनी बहू के साथ माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो मूल संस्था से थोड़ा बहुत अंतर आया है। बहरहाल पूर्वांचल के जो लोग हैं स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अपने मेहनत के दम पर देश और दुनिया में नाम बनाया है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उन्हें समय की गति पहचानने की क्षमता और अपना अच्छा और बुरा जानने की क्षमता है। एक साहित्यकार ने लिखा है पूर्वांचल पर कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तलक मुझको रोकोगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने पूर्वांचल की इस राजनीति को लेकर एक प्रश्न पूछा था कि पूर्वांचल पर पकड़ मजबूत होने से सियासी सफलता किसको मिलेगी। उस पर अभिनव सिंह का जवाब आया है कि वर्तमान समय में पूर्वांचल में बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए मुश्किल है, ऐसा अभिनव सिंह का दावा है। गीता अरोड़ा ने लिखा है कि अपने भाषणों के साथ बीजेपी यूपी में काम भी काफ़ी करवा रही है। ये कू ऐप पर गीता अरोड़ा ने भी हमें पूछा है। कुछ सवाल जनता से भी आए, जनता के और भी आए हैं कि पूर्वांचल बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, पर क्या बीजेपी इस बार भी अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है और ये मैं इस प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं अमित पुरी के सामने। अमित पुरी जी, सोशल मीडिया पर एक सवाल आया कू ऐप पर, नेहा रोहिल्ला है, इन्होंने सवाल पूछा है कि बीजेपी वैसे तो अभी मजबूत है पूर्वांचल में, लेकिन क्या आप अपना सिक्का जमाने में वहाँ कामयाब रह पाएंगे? इस पर उनको थोड़ा संशय है नेहा को। चीज़ कह सकता हूँ कि कोई ना संशय है ना कोई भ्रम है। अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा और पूरब में कमल खिलेगा। ऑल राइट, मनोज राय धूपचंदी, मैं फिर आऊँगा आपके पास, लास्ट में भी आपसे कुछ सवाल मुझे लेने हैं। मनोज राय धूपचंदी के पास चलते हैं। मनोज जी, देखिए, पूर्वांचल की राह आपके लिए आसान नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में बड़ी मुश्किलों के साथ आप केवल एक सीट उधर की जीतने में आपको पार्टी को कामयाबी मिली थी और काफ़ी कठिनाई भरा चुनाव था 2019। ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, सिर्फ 2 साल का ही वक्त बीता है। आपके लिए स्थितियां अभी कोई बहुत फेवरेबल हैं, आपको ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो उसके कारण क्या हैं? विजय जी, 2019 में हम जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा नहीं एक सीट हम जीते थे, लेकिन हमारी सहयोगी दल ने भी सीट जीता था। हमारे बनारस के बगल में चंदौली में जबरदस्ती हराया गया हमारे उम्मीदवार को, डॉक्टर संजय चौहान को। बलिया में भी इसी तरीके का किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल बना करके झूठ का प्रचार करके चुनाव में जाती थी, अब उसका पोल खुल चुका है।
मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, पोल खुल चुका है कि हो सकता है कि अभी उनकी सरकार है, अफसर उनके हैं, वो मुकदमे करवा सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की जो पूर्वांचल में रैली होने जा रही है, उसमें जिलाधिकारी के माध्यम से बस लगा करके लोगों को बुलाया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अमित पुरी जी को अगर कोई भ्रम हो, आदरणीय अखिलेश जी जा रहे हैं कुशीनगर, वहां जो लोग जुटेंगे और जो प्रधानमंत्री जी के सरकारी संस्था द्वारा पोषित वाहनों से जो लोग पहुंचेंगे, जोड़ लेंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि पूर्वांचल का मूड किस तरफ जा रहा है। वीरेंद्र सिंह जी ने सही कहा है कि बलिया बागी है, पूर्वांचल आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहा है, वो अच्छा बुरा समझता है जी। एक बार धोखा खा चुका है 5 साल की सरकार में, जो डबल इंजन के नाम पे इन्होंने बनाया था। इस बार इनकी सरकार नहीं आने वाली है ब्रजेश जी, ये पूरा साफ रहेंगे, पूर्वांचल में खाता नहीं खुलेगा। जी, धर्मवीर चौधरी जी के पास चलता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, आप महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल साउंडिंग ये लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आपको लगता है कि उस साउंडिंग में बहुजन समाज पार्टी पीछे छूटती जा रही है? आपका ज़मीन पर ना वो प्रचार, ना काम, और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मुझे पूर्वांचल में नज़र नहीं आ रही। ब्रजेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुशासन को जनता भली भांति पहचान चुकी है। ये डबल इंजन की सरकारों में आज महंगाई का क्या रेट है, किसानों का क्या हाल है, दलितों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का क्या हाल है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो कैसे ठोके जा रहे हैं। अभी कासगंज की घटना को तो कल ही की बात है, परसों की बात है ये। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये अपने षड्यंत्रों से अपने आप मारे जाएंगे। और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये पॉकेट की पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पॉकेट की पार्टी बता रहे हो? कोई लेना देना नहीं है। ये राजभर की पार्टी को आप पॉकेट की पार्टी बता रहे हो? ऐसा मत बोलो। पॉकेट ये तो गली कूचे की पार्टी है। नो प्लीज, ऐसी भाषा ना बोलें। मैं समाजवादी पार्टी गली कूचे है, ये बात गलत है। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पॉकेट में पहुंचा देगी। ये बताएं, ये उत्तर गली प्रदेश की कूचे की जनता फिर पार्टियां दोबारा हैं, उठ नहीं पाओगे। इनका कोई अस्तित्व अहंकार में नहीं ज्यादा है। ना रहो चौधरी जी। ये राजनीतिक पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपके अहंकार को बखूबी जान चुकी है। के लिए आपका उत्तर प्रदेश में ये गली कूचे वाली बात गलत कह दी। आप खाली कमरे में बंद रहो, आपसे कुछ होने वाला ही नहीं। किसी के साथ भी जा गली कूचे वाली बात गलत कह दी। गली कूचा नहीं कहना चाहिए, एजेंडा नहीं है, गली कूचा नहीं बोलना चाहिए। कोई नेता नहीं है। कौन से विचारधारा लेके जा रहे हो? कितना वोट मिल रहा है? जहां जाएंगे वही सीटें जीतोगे पूर्वांचल में। राजभर समाज के लोगों का कोई ठेकेदार नहीं है। ये राजभर, ये जो है, आप क्यों नाराज हैं राजभर वालों? और ये अपनी औकात खाली देखो। बदलेंगे। 2017 में कितनी सीटें पाए थे, साल मुख्यमंत्री 2012 में कितनी सीटें पाए थे, और 2022 में कितना पाओगे? 10 से नीचे रहोगे। आंकड़ा बता दे रहा हूं, लिख लो, इससे ज्यादा नहीं जाओगे। औकात आपकी 10 से है, पेका जेबा में रखना अपना 10 वोट। पकड़ेगी। आप हैसियत किसी की मत नापो। उत्तर प्रदेश की जनता आपकी हैसियत को समझ चुकी है, जान चुकी है। आपकी हैसियत उत्तर प्रदेश की जनता आप अपमानित कर रहे हो। क्या उत्तर प्रदेश की जनमानस का अपमानित? ये बसपा के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करते हैं, आजमगढ़ में जाकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर को नीचे रखते हैं, और हम बाबा साहब अम्बेडकर को और मानवर कांशीराम साहब को ऊपर रखते हैं। यही अपमान करते हैं। आप करो अपमान, पूर्वांचल के लोग अपमान, उत्तर प्रदेश से गरीबों का अपमान। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको मौका नहीं दिया था? क्या आपने पूर्वांचल के लोगों ने क्या किया है? आपने नफरत पैदा किया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। एक जाति को आपने खाली हिस्सेदारी दिया है। आप कहा उत्तर प्रदेश में खाली मूर्ति बनाया है, और क्या किया? सर्व समाज के आप मत परेशान रहो, आप लड़ाई में नहीं हो, आप लड़ाई में ये काहे लिए परेशान है? आज उत्तर प्रदेश में आप जिसको गली कूचा बता रहे हैं वो कह रहे हैं लड़ाई नहीं। लड़ाई समाजवादी पार्टी नहीं, एक सेकंड रुको तो। लड़ाई में नहीं हो। अरे रुको, बहुजन समाज पार्टी, अरे रुको, अरुण रुक जाओ। लड़ाई में नहीं है चौधरी जी छोड़ो ना, गुस्सा छोड़ो। द्वारा कानून का राज नहीं है। ओके, बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी। ओके, और ये ब्राह्मण समाज के लोग, आप लड़ाई में नहीं हो, समाज के लोग, आप काहे बेचैन दलित हो? समाज के लोग, यहाँ ओके। लड़ाई भाजपा से असीम वकार को लाया जाए। रुक जाइए आप लोग, रुकिए दोनों लोग, रुक जाइए, रुकिए दोनों लोग, रुकिए। असीम वकार को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरुण, थैंक यू अरुण, शुक्रिया। अरुण शांत हो जाइए भाई। असीम वकार जी, ऐसा कौन सा सवाल कर लिया था कि आप कैमरा बंद कर दिए, फोन काट दिए?
गुस्से से उठ के चले गए, क्या बात क्या है? सर आपके सामने कभी ऐसा कर नहीं सकता मैं, ना मैं कभी कैमरा बंद कर सकता, ना फोन काट सकता। कुछ डिस्टर्बेंस था नेटवर्क फोन का। आ गया होगा, उसे सुन रहे होंगे ये, या बीजेपी दूसरी के बात- सेंटर आप क्या हो गया चौधरी जी, आप तो चिल्लाए जा रहे हो असीम वकार पे। बीएसपी क्यों नाराज है असीम वकार से? भाई चौधरी जी ब्रजेश बीजेपी के एजेंट बन आपका करके फोन इसलिए काटा बीजेपी का सहयोग कि करने में लगे नागपुर हुए से फोन आ हैं। गया। बौखलाहट झूठ। इनको स्टेटमेंट नागपुर क्या से देना फोन आ है? गया। कौन पूछ क्योंकि रहा है उत्तर अमित शाह प्रदेश जो है वो पूर्वांचल में घूम रहे हैं, ये उसी पिच पे खेलेंगे जिस पिच पे बीजेपी खेल रही है। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड, अब ये- असीम वकार ये आपको इनकी जवाब कोई देंगे। पिच नहीं है। असीम वकार गो अहेड। आज ये पता नहीं क्यों बीएसपी वाले आपसे बहुत नाराज हैं। असीम भाई शुरू हो जाइए। नहीं, वो परेशान है वो। नहीं, मैं इनकी नीतियों से एक नाराज सेकंड, हूं। सुन लो। मैं मैं इनसे इनसे कोई कोई जो है ना, नाराज ये नहीं। ओके, थैंक यू मैं चौधरी इनकी जी। चौधरी नीतियों से नाराज जी, सिर्फ हूं। असीम वकार। जो ये बोलिए वकार साहब। सर इनकी बात का जवाब क्या दूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से हम सब की लड़ाई है, खासकर हम लोगों की लड़ाई तो बीजेपी से ही है। हम पूर्वांचल में जाएं, पश्चिम में जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, रोहेलखंड में जाएं, अवध में रहें, सर इसकी फिक्र किसी को करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पासपोर्ट नहीं रखता है। जैसे सब प्रचार कर रहे हैं वैसे हम प्रचार करेंगे। जनता को फैसला करने दीजिए कि वो किसके साथ है। पर अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सवाल करूं। तो पूछिए सर। आपको यूपी में कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता? चुनाव के बाद हो सकता है लोग गले लगा लें, ये भी तो पॉसिबल है। कैसे? अरे नागपुर वाले तो ना आज भी गले लगा रहे हैं। कह रहे हो नागपुर वालों से चिमटे गले से मिलते हो आप? मिल रहे हैं। चिमटे से तो बहुजन नहीं सर, ये जो नागपुर वाले हैं ये बीजेपी की बहन लालजी टंडन की राखी बांधने वाली बहन, 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाली अरे मायावती, नागपुर चले जाइए, थोड़ा कैडर 2004 में नरेंद्र मोदी के मंच पे मुसलमानों के खिलाफ वोट मांगने वाली मायावती। किस पे खेलना है, कौन सी बॉलिंग करनी है, कितने जो है रन बनाने हैं, अरे ये आप पूछ लीजिए। अरे आप काम नागपुर लगा वालों से देंगे सर, मुझे पता है आप पूछ आप लीजिए। बहुजन पार्टी का ब्रजेश ठीक से भाई, काम लगा ये देंगे। जो है इनके मुझे पास में पता है आप 50,000 इसीलिए वोट हैं, भी आप अगर आ जाए मायावती को पूरे ठीक कर प्रदेश देंगे। में 25 मायावती करोड़ को ठीक लोगों करने ही में आए हैं आप। 50,000 भी वोट आ जाए जो दिन चाहे तो वो आप लोग मुझे बोलिए। बता दीजिएगा। आप मायावती जमानत काम भी लगा जब्त देंगे, हो मुझे पता है जाएंगी, सर। प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे इनको। किनको? ये तो अरे बहुत जो ये प्रत्याशी नागपुर मिल रहे हैं, वाले ऐसी बात नहीं कहेंगे है। उसी तरीके असीम से भाई ये क्या बात है, प्रचारित असलियत करेंगे। बताओ। ओके चौधरी जी शांत हो जाओ थोड़ी देर। हाँ असीम भाई बोलिए आप। अच्छा मैं मुझे भाई आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जी। मायावती जी ने 3 बार सरकार बीजेपी के साथ बनाई कि नहीं बनाई? हाँ बनाई। मायावती जी ने ये बात कही कि नहीं कही कि मैंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया कि मुसलमान न जीतने पाए? हाँ कहा। मायावती जी ने गलत। 2004 में गलत मोदी जी के लिए वोट मांगा नहीं मांगा? गलत बात। अब इस गलत। बात से हमसे मायावती जी तस्दीक बीजेपी करो। की बहन है कि नहीं है? RSS की भाषा मत बोलिए आप टीवी की डिबेट में। आप ठीक करा देंगे मायावती को, मुझे पता है। अगर मायावती 15 दिन ऐसी चुप रह गई सरकार हमने और उन्होंने आप पे नजर नहीं डाली तो काम खत्म मायावती का। आप क्यों तो इनकी नौकरी खत्म मायावती होती के लिए। और बहन जी का ही चलेगा, चाहे सामने कोई भी प्लेयर हो, बैटिंग हम ही मायावती जी करेंगे। के लिए आप अकेले ही काफी हैं। ब्रजेश जी सतीश इसको मिश्रा बता ने दीजिए बहुत दोबारा। सोच समझ के आपको बनाया है। सतीश मिश्रा जी ने बहुत प्लानिंग मैं करके क्या कह रहा बनाया है हूं? आपको। मैं बहुजन वो समाज मायावती को पार्टी ठीक का करा रहे हैं कार्यकर्ता आपसे। हूं और बिल्कुल आप ठीक कर दीजिएगा मायावती जैसे को। लोगों के हाथ आने वाला नहीं हूं। असीम वकार जी, All right. जरा आपको दोबारा से समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की All right, राजनीति okay, को। okay, विकास श्रीवास्तव। और अच्छा, मायावती ठीक है, की बात हो गया। बीजेपी की बहन। इसको दोबारा अच्छा, से छोड़ दो। समझना पड़ेगा। बीजेपी अरे की छोड़िए, बहन। क्यों झगड़ रहे हैं? चलने वाला नहीं है। झगड़िए मत। बीजेपी की बहन। बीजेपी ही फेल हो रही है, जो आपकी बीजेपी की आका बहन। पार्टी है। आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत आप तो की छोड़ बात मत दीजिए। करो। किसी को गली कूचा कहते हो, किसी को हैसियत कहते हो, ये क्या बात हुई चौधरी जी? अरे ब्रजेश जी, सच्चाई बुरी लगती है, खुशबू सबको आ नहीं औकात सकती और हैसियत कागज के बताते हो फूलों आप। से। और बनावट, मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चाई है भाई ये। नहीं, इनकी- औकात इनकी हैसियत आप तो कैसे कुछ है बताते हो नहीं। सबको? आपकी डिबेट में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे ये राजभर हो और चाहे ये दूसरे ओके लोग विकास हों। श्रीवास्तव, आप मुझे छोटी-मोटी बताइए, पार्टियां क्या कभी ये कुछ ठीक नहीं, बात है कि हम इनको जो है अभी भाई चर्चा चलने दीजिए। सकारात्मक होनी चाहिए, हमें अपनी उपलब्धियों पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि किसी वो को ये रेस के घोड़े नहीं कहें हैं। कि तुम्हारी ये तो पार्टी गली बैसाखी कूचा लेके किया घूम रहे है, हैं। तुम्हारी कोई बैसाखियों राजनीतिक से औकात कोई नहीं है। इस रेस तरह नहीं के की जाती शब्दावली क्या है। ठीक है विकास, आप बताओ।
देखिए, जब मुद्दा आधारित राजनीति से विमुख हो चौधरी जाता जी है आप शांत हो तो जाओ राजनीतिक प्लीज, दल- आप सिर्फ विकास बोलेंगे। विकास बोलिए आप। मुद्दा आधारित राजनीति से जब कोई विमुख हो जाता है तो ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते हैं लोग। आज विषय है कि ये किसके लिए कह रहे हो आप? धर्मवीर जी के राहुल लिए? गांधी जी ने बयान ये दिया उन है। लोगों के लिए है हिंदुओं के जो ऊपर विषय को विषयांतर करना चाह रहे हैं। सिर्फ विकास बोलेंगे। हाँ। आप एक पॉजिटिव सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही असल मुद्दे पर आपने डिबेट छेड़ी है, और जो जिनकी जवाबदेही है उनसे जवाब देने के बजाय जिनका कोई रोल नहीं रहा है, पूर्वांचल को पिछड़ापन में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है, चीनी मिलें बिकी है, वो कौन लोग हैं ये सबको पता है। वहाँ की राइस मिलों को किसने बर्बाद किया है? इन्होंने विषय तो उठाया माफियावाद, पर एक अब जो समय है, आज की सरकार का जवाबदेही क्या है? वर्तमान सरकार ने अभी 2000 अगस्त में 2020 में इन्होंने तय किया कि हम 2 चरणों में सरकार वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए योजना बना रहे हैं। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी ने किया, सबने टीवी पे देखा उन दावों को। जमीन और संसाधन दिलाने के नाम पर, विकास के नाम पर अगर ये बात आती है कि हमने फैक्ट्री लगा दी है, एक जो फैक्ट्री कांग्रेस के कार्यकाल में लगी थी, गैर कांग्रेसी शासनकाल में बदहाली पे पहुंच गई, और एक उद्योग धंधा था जिससे थोड़ा बहुत क्षेत्रीय लाभ हो रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा है। जितने बिजली घर 89 से पहले लगे थे, आधे से ज़्यादा आपके मीडिया रिपोर्टर, आपकी पत्रकारिता वहाँ पे मजबूती से है, सारे बंद चल रहे हैं, या तो अपने विकास के जो असली मकसद उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपराधी और भ्रष्टाचार बुरी तरीके से पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए मूल कारण क्या रहा ये है। सब मुद्दा बनेगा चुनाव में? 100% ये जाति का मुद्दा चलेगा? ऐसे मुद्दों को अगर नहीं आ रहा हूं पुरी प्रश्न जी, आप ही पे आ रहा करेंगे, हूं। ऐसे मुद्दों पे आप प्रश्न नहीं उठाएंगे तो हम असल मुद्दे और अपनी जो हमारा धर्म राजनीति और आपका जो धर्म पत्रकारिता उससे ऑलराइट, लोग विमुख अमित हो पुरी जी जाएंगे। गो अहेड, कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मैं आपको मौका देता हूं। अमित जी गो अहेड। बहुत छोटी सी 2 बातें कहना चाहता हूँ। चौधरी जी शांत हो जाओ भाई, आज क्या हो गया आपको? बोलिए पुरी जी। अरे पंजाब में दीजिए पहले आप। अरे पॉज का बटन खराब हो गया क्या? हाँ आप बोलो। ले, सुन लीजिए। आप बोलिए। पूर्वांचल के अंदर चीनी मिलों से लेकर फर्टिलाइजर कारखाने तक हर सकारात्मक विकास के काम को बीजेपी ने किया, लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द है मनबड़ लोगों से, माफियाओं से। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार प्रोटोकॉल दे रही थी, संरक्षण दे रही थी। मंत्री फ्लाई डाउन करके उत्तर प्रदेश के राजभवन में एस्कॉर्ट कर रहे थे मुख्तार के खानदान को। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है गाड़ी से ये क्या मतलब है इसका? पदाधिकारी की क्या मतलब है? साहब सुन लीजिए, क्या मतलब है? जो उत्तर प्रदेश क्या मतलब है इसका? पंजाब में उनको, अरे मनोज गुप्ता के हत्यारे बात करेंगे, उनको भेजा था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जान बचाई, ये ना शुक्रे ब्रह्मदत्त द्विवेदी को स्मरण करने से कतराते, ये ब्राह्मण की बात करते हैं और ब्रह्मदत्त द्विवेदी का स्मरण करने से भेज दिया। ये पाखंडी लोग जो मनोज गुप्ता के हत्यारे, आप पाखंडी ये शब्द नहीं बोल वसूली सकते करने हैं। में ना ना, मर्डर। धर्मवीर जी के लिए ऐसे वर्ड मत बोलो, आराम से हम लोग संसदीय भाषा में बात करें। क्यों किसी को पाखंडी बोल रहे हैं आप पुरी जी? अरे पाखंडी नहीं है तो क्या है? मनोज गुप्ता के हत्यारे कौन है? किसके जन्मदिन की वसूली कर रहे थे? एक इंजीनियर को मार डाला पैसा वसूलने में। अरे ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जान बचाई, उस ब्रह्मदत्त द्विवेदी का स्मरण ये जो कल कासगंज में हत्या हुई है पुलिस की कस्टडी इतने में, ब्राह्मण सम्मेलन किए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को नमन करने से कोई फांसी लगा लेगा? ये बताएं अपराधियों को ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी कहाँ चले गए? ये पाटीदार कौन थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी? फरार चल रहा है आपके शासन में। आज बसपा में होती अगर ब्रह्मदत्त अरे द्विवेदी कैमरा वैमरा ना तोड़ डालें कहीं। आज बसपा में होती। ओके यस, मनोज धूपचंडी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज बोलो आप, मनोज बोलिए। यस मनोज गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो अमित पुरी जी बैठे हैं, हाँ मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने अभी तक माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी की? उत्तर प्रदेश में माफियाओं के संरक्षण दाता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज तक ईमानदारी के ढोंग करने वाले एक बार भी माफियाओं की सूची नहीं जारी बताइए कर भाई पाए। अमित पुरी जी। सूची ओके, इसलिए नहीं जारी किया है हाँ बताइए अमित जी। कि मुख्यमंत्री के जाति के अमित जी लोग गो अहेड, उसमें हैं। बोलिए अमित जी। और पुलिस की गोली उसका सामना करती है।
ऑन स्पॉट पुलिस की गोली सूची जारी करिए और सुनिए ब्रिजेश जी, नाटक बंद कीजिए। मैं बता रहा हूं कि आज गाजियाबाद ऑन के स्पॉट पुलिस ने एक्शन ट्विटर लेते। हैंडल पर गांव कसी वालों को गोली मारने की बात कही है। पुलिस की आप बोले, ट्विटर पे देखिएगा, जान आश्चर्य नहीं करती। करिएगा और आपको हंसी माफिया के आएगी। सीने में गोली उत्तर प्रदेश के पुलिस के कार्यप्रणाली पर सीधे एक ही जगह पे सारे 7 लोगों को गोली लगी है। करती है। इस तरीके की पुलिसिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। आने दीजिए, इनके बना लीजिए चुनाव में मुख्यमंत्री मुद्दा। के जाति के बना लीजिए माफिया चुनाव में मुद्दा। जेलों में मजे कर रहे हैं, बनाइए, ठेके ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के और माफियाओं गरीब को और काउंटर पिछड़ा कोई करने आदमी का है तो उसके मुद्दा ऊपर बना मुकदमा लीजिए। लगा करके तैयार हूं, इनाम बढ़ा चुनौती करके दे रहा हूं उसका ऑन स्क्रीन। काउंटर किया जा रहा है। चुनौती दे रहा हूं पुलिस ऑन ने जो ठोको स्क्रीन। नीति किया, झांसी में जो मारा गया गोली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गोली में आपका, नहीं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला और आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को उतनी ही गंभीरता के साथ देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।